सास बहू की जंग। दोनों फरीक ऐसे हैं कि दोनों को कुछ भी नहीं बोला जा सकता। माँ का मुकाम मर्तबा हम जानते हैं और बीवी का मुकाम मर्तबा भी हम जानते हैं, या वो जो हासिल कर लेती है वक्त के बाद वो भी हम जानते हैं। इस रिलेशनशिप को अगर हम सही नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन और नस्लों पे होता है। मैं आपको बता सकता हूँ, जिन घरों के अंदर सास और बहू के झगड़े होते हैं, वो आने वाली नस्लें याद रखी या तो गुलाम मेंटालिटी की होती है तो जालिम मेंटालिटी की होती है। दोनों में से कोई एक। मर्द जो है सारी जिंदगी तालिब इल्म रहता है, स्टूडेंट ही रहता है। वो पहले स्कूल में सीखता है, कॉलेज में सीखता है, फिर माँ से सीखता है, फिर बीवी से सीखता है, मतलब वो सीखते ही रहता है बेचारा। हमने देखा बड़े बड़े लोग जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े कारनामे करते हैं, वो अगर कहीं फेल हुए तो अपने घरों के अंदर फेल हुए। याद जब भी औरत बहू रहती उसको सास अच्छी नहीं मिलती, और जब भी वो सास बनती है उसको बहू अच्छी नहीं मिलती, और पड़ोसी की बहू सबसे अच्छी रहती है। और शुरुआत करने का मतलब तरीका भी कैसा होता है लोगों का, खूब लड़ लिए पहले दोनों ने, सास बहू ने। लड़ने के बाद भी रहता, दो बर्तन रहते बचते ही ना, और अच्छे खासे घर ही बर्बाद हो रहे हैं। पहले से माइंड ब्रेन वॉश होके आते हैं, सेकंड आने के बाद ये रिपोर्टिंग खबरें देना, अपने आप को खामोखा अपने हस्बैंड को दूसरों से कंपेयर करना, अपनी सास को दूसरों की सासों से कंपेयर करना, अपना फला करना, और ये नए नए मशवरे लोग लाके देते हैं, मुकम्मल तौर से जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो पहली रात वो बैठ के बोलता मेरी माँ की हर बात तुमको मानना पड़ेगी। अब ये परेशान, ये बोलती हाँ मेरे घर वाले ने जो सिखाया वो बिल्कुल राइट था। पहले दिन ये दर्द चालू हो गया, पहले दिन ये दर्द चालू नहीं, अल्लाह रसूल की बात जरूरी है, नमाज 5 वक्त पढ़ना, कुरान की। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ से पाली, तो वो सोचती कि मैं औरत से उड़ के आई, क्योंकि हर औरत का कमेंट ये है मेरा शौहर तो फूल जैसा है। बस मसला ये कि कमल का फूल है, कीचड़ में आ गया बस, मतलब सब खराब है आसपास के, रोज सबसे अच्छा है, इसी में निकाल देते हैं। रीजन मीन के दोनों फरीक ऐसे हैं, एक मर्द होने के नाते बात कह रहा हूँ, दोनों फरीक ऐसे हैं कि दोनों को कुछ भी नहीं बोला जा सकता। माँ का मुकाम मर्तबा हम जानते हैं और बीवी का मुकाम मर्तबा भी हम जानते हैं, या वो जो हासिल कर लेती है वक्त के बाद वो भी हम जानते हैं। क्योंकि हर बच्चा अपने अम्मी को देखता है, अब्बा उसके सामने कैसे पेश आते हैं, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि बहरहाल मर्द दोनों तरफ मसले में होता है। और किसी कहने वाले ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, एक तस्वीर उसने बनाई थी, 2 डबल डेकर बस है, मतलब वो आती ना बड़ी बसें, डबल होते हैं फ्लोर, तो उनके इंजन बड़े हैवी होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो 2 डबल डेकर बस है और एक आदमी बीच में बंधा हुआ, एक पैर इधर बंधा हुआ, एक पैर इधर बंधा हुआ है, और दोनों बसें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और एक पे लिखा हुआ था माँ, एक पे लिखा हुआ बीवी। तो एक इंसान जो है इसमें बड़ा परेशान हो जाता है। तो टॉपिक यकीन हसास है, और हम लोग उसको हंसी में निकाल देते हैं ताकि मामला ऐसा है कि दोनों फरीक को क्या कहा जाएगा। लेकिन अगर इस टॉपिक को हम सेंसिटिव नहीं लेंगे, इसकी हसासियत, इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझेंगे, इस रिलेशनशिप को अगर हम सही नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन और नस्लों पे होता है। मैं आपको बता सकता हूँ, जिन घरों के अंदर सास और बहू के झगड़े होते हैं, वो आने वाली नस्लें याद रखी या तो गुलाम मेंटालिटी की होती है तो जालिम मेंटालिटी की होती है। दोनों में से कोई एक। अगर एक बच्चा अपनी माँ को जुल्म के तहत दबावा देखता है तो ये गुलाम मेंटालिटी से बड़ा होता है, और अगर अपनी माँ को अपनी बाप की माँ के ऊपर जुल्म करते हुए देखता है तो ये जालिम मेंटालिटी से बड़ा होता है। तो ये आने वाली नस्लों के बिगाड़ और सुधार की वजह बनता है। याद रखिए, जिन घरों में बहुओं को दबाया जाता है वहां के बच्चे ज़हनी तौर से दबे हुए होते हैं। याद रखिए, वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती उनके अंदर। रीजन मीन कि उसने अपनी माँ को दबते हुए, सहमते हुए, रोते हुए और परेशान देखा, तो वो वैसी मेंटालिटी से डेवलप होता है, डरना चाहिए लोगों से, सहमना चाहिए, जुल्म को सहना चाहिए। तो हालांकि ये बात हम हंस के निकाल देते सास बहू का मामला जब आता है, लेकिन बात बहुत अहम है। याद रखिए, अगर ये इश्यूज को खवातीन ने सॉल्व नहीं किया, दुनिया में कई मसाइल अभी बाकी है, उम्मत नहीं बिखर जाएंगे और नहीं टूट जाएंगी। याद रखिए, आदमी कमा कर ला रहा है, अंत तक मेहनत कर रहा है, और उसके बाद घर में आता है तो उसको दोनों तरफ से इल्जाम मिलते हैं। अभी मेरी साइड लेके अम्मी को कुछ बोलो, या फिर दूसरी तरफ से आता आज बहू को चाटा नहीं मारा तो मामला जमने वाला नहीं, तुमने असल मोहब्बत नहीं दिखाए। अभी बेचारा दोनों तरफ परेशान रहता, इसको कुछ बोला तो कमरे में फटके पड़ने वाले, ये भी मसला। बीवी कुछ बोला, माँ को कुछ नहीं बोला तो माँ की बद्दुआ, दूध नहीं बख्शूंगी, मरा मुंह देखेगा, और वो जो चलता है बस वो भी अनबेरेबल होता है। तो आदमी बोलता क्या करना, छत पे जाके अकेला कुर्सी लेके बैठ जाता है, बोलता था नीचे का वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं फिर नीचे आऊंगा। तो टॉपिक हसास। हमने देखा बड़े बड़े लोग जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े कारनामे करते हैं, वो अगर कहीं फेल हुए तो अपने घरों के अंदर फेल हुए। याद रखिए, मतलब उन्होंने दुनिया को राह दिखाई, मशाल राह बन गए, वो जिसको कहते ना रोशनी देने वाले जो मीनार होते हैं समंदरों, वो बन गए, लेकिन घर की इस्लाह नहीं कर पाए, क्योंकि औरतें समझ ही नहीं पा रही इस मसले। उनको लगता है ये थोड़ी हमारी अनबन। अच्छा, कंटिन्यूस अगर एक गाड़ी का अंदाजा लगाई, 2 स्पेयर्स, एक गाड़ी के 2 पार्ट्स है और कंटिन्यूस फ्रिक्शन करते एक दूसरे से, रगड़ते हैं,
तो वो गाड़ी में कहां से आप ऑयल डालेंगे, क्या उनको करेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं है कुछ भी। वो फेलियर ऑफ इंजन जिसको बोलते हैं, इंजन बर्बाद होना है, वो फेलियर हो जाएगा। रीजन क्यों, कंटिन्यूस घसते एक दूसरे से, और ये बिल्कुल माहौल में चलन बन चुका है। मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब एक वादा किया था कि इंशाल्लाह कभी टॉपिक रखूंगा। अल्लाह ताला ने मौका दिया, लगा कि अब लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता जब मैं कुछ कहता तो लोग कहते हैं जवानी के इस पर आदमी कुछ ही बोलता है, जरा जिंदगी गुजार लो। लेकिन हम दाढ़ी में सफेद बाल आ गए तो उम्मीद है इंशाल्लाह लोग थोड़ी सीरियस लेंगे बात को। नहीं, तजुर्बा है, इंसान को बोल सकता है इस टॉपिक पर भी। तो बड़ी अहम चीज है याद रखिए, टॉपिक बड़ा है, मैं याद रखिए। मैंने अपने खुतबे के अंदर 2 आयतें जो है तिलावत की। पहली आयत मैंने पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, का सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 132 132 थी। अल्लाह ने फरमाया अतिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हमें जिंदगी के हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है। तो रिश्तों के मामले में भी यही होगा। ये बात मर्दों के लिए भी है, ये बात औरतों के लिए भी है, ये बात बहू के लिए भी, ये बात सास के लिए भी, ये बात बेटे के लिए भी है। ये बात हर फर्द के लिए कि इताअत करना अल्लाह और उसके रसूल की, ताकि हम पर रहम हो। क्योंकि सास बहू का झगड़ा भी तब होता है जब इताअत वगैरह फरमाबरदारी के जज्बे हम छोड़ देते हैं और दोनों पार्टीज मनमानी करने लग जाते हैं। दोनों पार्टीज अपने राइट्स को डिमांड करते हैं और ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते हैं। दोनों पार्टीज जो है अपने ढंग से चाहते हैं कि एक इंसान चले। किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मर्द हमेशा तालिब इल्म ही रहता, बेचारा आदमी हमेशा एक स्टूडेंट ही रहता। शादी से पहले भी पढ़ता लिखता था कि हलाल कमा, और शादी के बाद भी, क्योंकि बीवी बोलते अम्मी नहीं सिखाए होंगे, अम्मी बोलते बीवी नहीं सिखाए होंगे, तो बेचारा तालिब इल्म ही रहता पूरी जिंदगी। माँ से भी सीखते रहता, अम्मी से भी सीखते रहता, और उससे पहले स्टूडेंट्स रहता तो कॉलेज में सीखता, यूनिवर्सिटी में सीखता, तो वो बेचारा तालिब इल्म में रहता पूरी जिंदगी। ये बात बिल्कुल कॉमन है। जैसे शौहर घर में आ गया, अम्मी ने सिखा दिएंगे तुम, बेटा माँ के पास चलेगा, बीवी ने सिखा दिएंगी तुम। और अगर सामने बोलने की हिम्मत ना भी करे तो पीछे बराबर बोलते इनकी अम्मी इनको सिखा देते, इन्हें बोलते मेरी बहू उसके कान भर सिखा देती। तो गोया मर्द जो है सारी जिंदगी तालिब इल्म रहता है, स्टूडेंट ही रहता है। वो पहले स्कूल में सीखता है, कॉलेज में सीखता है, फिर माँ से सीखता है, फिर बीवी से सीखता है, मतलब वो सीखते ही रहता है बेचारा। तो बहरहाल तो ये मामला बढ़ता चला जा रहा है, याद रखिए। दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमको निकालना पड़ेगा कि आपके मामलात क्या थे, उस जमाने में क्या होता था। यकीन उतना वक्त दे रहेंगे सारी चीजें रखूं, लेकिन ये बात तो कह सकता हूँ दावे से, उस जमाने में आपको ये झगड़ा नहीं मिलेगा जो आज है सास बहू का। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वेस्ट में, या जो इंडिया को छोड़ चुके हैं या बर्रे सगीर को छोड़ चुके हैं, वहां ये मसाइल नहीं होते, याद रखिए। और लोगों के पास सास बहू के झगड़े जनरली नहीं होते, वहां दामाद और सास के झगड़े बहुत कॉमन होते हैं। वो एक अलग ही मामला, दुनिया अलग है, मामला बदल गए, हालात बदल गए। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिसको देसी फैमिली बोलेंगे, अगर वो कहीं भी चले जाए दुनिया में, कहीं भी, इवन वो चांद या मार्स पे भी चले जाए, तो देसी फैमिली में ये तो होगा। और शुरुआत करने का मतलब तरीका भी कैसा होता है लोगों का, खूब लड़ लिए पहले दोनों ने, सास बहू ने। लड़ने के बाद भी रहता, 2 बर्तन रहते बचते ही ना, मतलब ये बोलेंगे भी हमको लड़ना जरूरी है, 2 बर्तन रहते बचते ना, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़ाई भी कंटिन्यू जारी और सारी है बिल्कुल। कभी कभी आदमी परेशान होता, बोलता थोड़ा लड़ लो, उसके बाद आगे का डिस्कशन करते कि पॉइंट क्या था, इशू क्या था। तो बहरहाल तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में नमूना बनाना चाहिए। अब उम्मत की याद रखी कई मसाइल, उनमें से एक जो फैमिली डिस्प्यूट जिससे हम जूझ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस बनते हैं, याद रखिए उम्मत मुस्लिमा के अगर सबसे ज्यादा केसेस बनते हैं ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं। कोई भी आदमी जो वकालत की फील्ड से ताल्लुक रखता है, पुलिस कोर्ट कचहरी जानता है, वो गवाही देगा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम एरिया में अगर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड होते हैं तो सबसे ज्यादा यही वाले होते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस की औरत ने ये कहा कि उसको जुल्म किया गया। और जुल्म करने वाला कौन कौन है? जुल्म करने वाले नंबर 1 लिस्ट के अंदर नाम रहता है सास, नंबर 2 फिर आती है ननन, बहनें उसकी, ठीक है। कभी कभार शादीशुदा है तो बहनों को भी अंदर ले लेते, तुम भी इनको भी लिस्ट में ले लो, बेचारा कभी आया भी नहीं पा, लेकिन ले लो चलो मजा आएगा, ठीक। तो वो भी लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड रहता। उसके बाद आखिर में शौहर भी रहता कई जगह, क्योंकि हर औरत का कमेंट ये है मेरा शौहर तो फूल जैसा है, बस मसला ये कि कमल का फूल है, कीचड़ में आ गया बस, मतलब सब खराब है आसपास के और वो सबसे अच्छा है, तो वहां मसला नहीं। लेकिन अभी केस के हद तक तो खींचना पड़ेगा उसको भी, बट सजा इनको मिलना चाहिए। ये कॉमन केसेस है, मोस्ट कॉमन केसेस। और फैमिली डिस्प्यूट्स में जितने डिस्प्यूट्स है, मियाँ बीवी के डिस्प्यूट्स अलग याद है कि अभी उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा हमारा, वो डिस्कशन नहीं है। तो अगर फैमिली के डिस्प्यूट्स के तो नंबर 1 सास बहू है, फिर मियाँ बीवी है, और फिर दीगर रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, फिर वो भाइयों के आपसी इख्तिलाफ, फिर जायदाद नहीं बटी तो वो फूफियों का भतीजों से, भतीजों का फूफे से भाई, वो सब होता है। लेकिन नंबर 1 डिस्प्यूट ही वाला है।
जिसके अंदर सास बहू वाला मामला है। तो गोया ये दुनिया भी गवाही दे रही है, हालात भी गवाही दे रही है कि झगड़े बड़े कॉमन होते जा रहे हैं याद रखिए, ठीक। और ये घरेलू झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कोई इस पे रोक नहीं नजर आ रही, याद रखिए। यहाँ तक कि याद रखिए हम देख रहे हैं कि जब ये घरेलू झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, याद रखिए बहुत बढ़ जाते हैं, तो दो में से एक सूरतें देखने में आती हैं। या तो वो औरत जालिम बन जाती है जो बहू होती है और सास ससुर को तकलीफ देती है, या तो फिर सास जालिम बन जाती है और बहू को तकलीफ देती है। मतलब ये कॉमन है। या तो कभी रिटेलिएशन में क्या होता है, बहू बिगड़ जाती है, फिर वो बिगड़ के इतने बुरे काम कर देती है कि फिर सास ताब नहीं ला पाती, फिर परेशान हो जाते हैं, केसेस कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लड़ती है, ये करती है। अब बूढ़े हो गए, उम्र चलेगी, ठीक है, वो कम से कम 5-7 साल बर्दाश्त कर लेती है। उसके बाद फिर जब उम्र ढलना शुरू होती सास की, जब वो बदले निकालना शुरू करते, फिर वो परेशान होती है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, फुला किया होता। तो ये मामला बहुत डेंजर है, याद रख। तो दोनों में से कोई शक्ल आ रही, या तो ये जालिम पूरा बन जा रही, इसको तकलीफ दे रही है, अल्लाह इसको अगर मौका दे दे फिर ये पलट कर वार कर रही है और वो उसको तकलीफ दे रही है। तो ये मामला सिचुएशन कहीं समझ नहीं रही, याद रखिए, और पूरा समाज इससे जो है परेशान है, याद रखिए, ठीक। अब एक बुनियादी चीज है, इंसान निकाह क्यों करता है? क्योंकि हम झगड़े सास बहू की बात हो रही तो निकाह की बात ही होती है ना, उससे पहले नहीं हो रही किसी से। निकाह क्यों करता बताइए? कुरान ने निकाह का एक मकसद बताया और निकाह का एक फायदा बताया। क्या बोला कुरान ने? देखिए निकाह का क्या है, सब लोग और सुने। सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में अल्लाह फरमाता और कहता है, और फरमाता है वमिन आयतिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की आयतों में से, निशानियों में से एक निशानी है कि उसने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े को, मतलब मर्द से औरत को, आदम से हव्वा को पैदा किया। फिर फरमाया अनफुसकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ताकि उससे तुम सुकून और इत्मीनान पा सको। यही मकसद बताया गया जोड़े बनाने का, ये मकसद बताया जा रहा है निकाह का। क्या निकाह का मकसद है? दो लोगों के मिलने का, दो लोगों के जुड़ने का। अल्लाह ताला फरमाता कहता है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उस खातून के पास जाकर आराम पाओ, सुकून पाओ। मतलब एक लड़के का निकाह हुआ, कुरान कह रहा है कि निकाह का असल मकसद और बड़ा फायदा ये है कि तुम जब उसके पास जाओ तो सुकून हासिल करो। हो गया बात। आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे जन्नत में, अल्लाह ने हवा को बनाया और दोनों दुनिया में आए, और मर्द औरत का, मियां बीवी का रिश्ता ही ऐसा, याद रखिए। ये सुकून इत्मीनान पाते, मर्द की फितरत में अकेला रहना नहीं, याद रखिए, नहीं रह सकते। बोलते हैं लोग कि मैं पत्थर दिल हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन वो जितने पत्थर दिल होने के दावे करते हैं ना, अकेले में उतने ज्यादा रोने वाले लोग रहते हो। रिश्तेदारों में उतने सेंसिटिव होते हैं, बोल नहीं पाते लेकिन सेंसिटिव होता है, वैसे नहीं होता है। और उसी तरह कोई औरत भी अकेली नहीं होती, याद रखिए, उसको भी एक मर्द की जरूरत है जो उसका शौहर होता है, याद रखिए। अगर कोई बोले कि हमारे पास शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम मानते नहीं निकाह को, तब भी औरत को मर्द और मर्द को औरत की जरूरत खत्म नहीं होती, याद रखिए। किसी ना किसी रिलेशन में मर्द औरत के साथ है ही, औरत मर्द के साथ है, चाहे शादी है या ना हो। ये अल्लाह ने बनाया ऐसा कि दोनों एक दूसरे में सुकून पाते हैं। कुरान ने कह दिया शादी का मकसद सुकून है। अब हमारे शादी से क्या हासिल हो रहा है? हमारे शादी से कर्जदार बन जा रहे हैं हम, हमारे शादी से परेशान हाल बन जा रहे हैं हम, हमारे शादियों से मुफलिसी और गुर्बत आ रही है हमारे पास, क्योंकि वो गैर शरई की खूब लुटा दिया। हमारी शादियां बेसुकूनी की वजह बन गई। बोले पहले सुकून से था, अब तो कोई सुकून जिंदगी में बाकी नहीं रहा, और मसला ऐसा कि आप मसले को हल भी नहीं किया जा सकता। तो ये कॉमन होते जा रहे हैं। कुरान ने कहा ताकि तुम सुकून हासिल करो, याद रखिए। अब क्या हमारी शादी जो हो रही है उससे हमें सुकून हासिल हो रहे हैं? नहीं हासिल हो रहे, याद रखिए। क्योंकि याद रखिए हमने अपनी शादी का मकसद भूल गए, हमारे बड़े शादी का मकसद भूल गए। अब हमारे पास जनरली शादियां क्यों होती है बताता हूं मैं। कुरान ने दिखाया सुकून, अब हमारे पास शादी क्यों होती है? देखिए शादी करने की वजूहत क्या है। शादी करने की अहम वजह में से एक वजह में से, या अहम रीजन, एक इंपॉर्टेंट रीजन में से एक रीजन ये है कि मम्मी से काम नहीं हो रहा, तो लिहाजा निकाह कर लिया जाए। तो बीवी इक्विवेलेंट टू काम वाली, ठीक। बहनों की शादी हो गई तो अब भाई की शादी कर दी जाए। बीवी इक्विवेलेंट टू स्पेस ऑक्यूपायर, मतलब खाली जगह को भरने वाली। अब घर में कौन देखेगा? एक बहू की जरूरत है, तो बीवी इक्विवेलेंट टू मैनेजर। मतलब ये आ रही, माँ बाप बूढ़े बीमार हो चुके, इनकी खिदमत कौन करेगा? यहाँ बीवी इक्विवेलेंट टू नर्स, नर्स बन के आ रही है। अब माँ बाप जो है आदी है जुल्म करने के, बहनें भी चले गए, मेरे पे हो रहा है, रिप्लेसमेंट में कोई चाहिए तो शादी करके ला लेता कि अम्मी उनकी चलते रहेंगे आपस में दोनों की, अब हम बचे हुए रहेंगे। बीवी इक्विवेलेंट टू अर्थिंग, मतलब जो लीकेज होता है पूरा उसके अंदर जाना, मतलब इधर का उसका उधर का वो इसमें जाएगा। तो रीजन देखिए निकाह करने के हमारे पास। ऐसे मैंने चंद ही घराने और लोग देखे या मेरे तक किस्से वाकयात पहुंचे जिसमें किसी इंसान ने कहा कि बच्चा बड़ा हो गया, इसकी नजरें नीचे रखने के लिए निकाह कर देते हैं।
बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शर्मगाह की हिफाजत के लिए इसका निकाह कर देते हैं। बच्चा बड़ा हो गया, इसको सुकून इत्मीनान की जरूरत है, इसके लिए इसका निकाह कर देते हैं। या बच्चा बड़ा हो गया, औलाद होना चाहिए घर के अंदर, चलो औलाद की ख्वाहिश से इसका निकाह कर देते हैं। ये मकसद ज्यादा नजर नहीं आते। ये औलाद बड़ी हो गई, कहीं जिना की तरफ ना चले जाए, चलो मैं निकाह कर देता हूँ, ये रीजंस नहीं है। बीवी काम भी करेंगी, बीवी वालिदैन की खिदमत भी करेंगी, बीवी बीमार को भी देख सकती है, बीवी बच्चों की भी खिदमत करेंगी, लेकिन बीवी नौकरानी भी नहीं है, बीवी मैनेजर भी नहीं है। वो ये सब काम करती है, लेकिन वो है नहीं ये पोजीशन के लिए कि भाई अब घर में कोई काम वाला नहीं डालो। अब जब घर में कोई काम वाला चाहिए था तो शादी कर दी बेटे की, जब बहू आ गई तो काम नहीं करी तो लो शादी का मकसद ही फेल हो गया। हो रहा है ना, क्योंकि जब बहू आ गई घर में तो अब क्या नजर से देखा जा रहा है उसको, काम वाली काम वाली काम वाली, काम ही नहीं करे ना, तो फिर क्या फायदा हो। अपनी पुरानी काम वाली 2000 में काम करके जा रही थी, तो शादी करके ला और कुछ काम नहीं कर रही, उल्टा मेरे को काम करना पड़ा। तो नजरे काम वाली, नजरे मैनेजर, नजरे फुला, नजरे एक नर्स की हो रही, नहीं है नहीं, ये सब भी करेंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये उसका मकसद नहीं है निकाह। ये बात भी समझना जरूरी है। शरीयत में कहा निकाह का मकसद है सुकून और इत्मीनान हासिल करना, नजरों का नीचे होना, शर्मगाह की हिफाजत होना, मतलब जिना से एक इंसान का बचना, और उसके अलावा औलाद इंसानी नस्ल का आगे बढ़ना, और एक दूसरे में दोनों का सुकून इत्मीनान पाना, ये मकासद है याद रखी शरीयत के, ये निकाह के लिए दिए। अब सब वो खत्म हो गया याद रखी। तो अब बीवी लाने का मकसद, बहू लाने के मकसद से प्रॉब्लम चालू हो रहा है, तो पहले वहां इस्लाह की जरूरत है, नियतों को अपने सही कर लिया जाए। बहू यकीनन आकर घर का काम करेंगे, लेकिन वो काम वाली नहीं है। यकीनन आकर जो है वो बच्चों को संभालेंगी, आपकी खिदमत करेंगी, आपकी बीमारी में देखेंगी, लेकिन वो नर्स नहीं है, वो काम वाली नहीं है, वो मैनेजर नहीं है, वो मेंटेनेंस रिपेयर के लिए नहीं आई, वो सब करेंगी जितना हो सकता हो, लेकिन वो मकसद काम नहीं करे तो क्या हुआ, शादी करके देखो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अब मकसद हमारे बदल गए, अब हालात यहाँ तक आ गए, या तो बीवी पे जुल्म हो रहा है कुछ घरानों में, और कुछ घरानों में शादी होती है माँ बाप पे जुल्म हो रहा है, ये एकदम कॉमन। लेकिन माँ बाप पे जुल्म वाले वाकयात थोड़े कम है, बीवी पे जुल्म वाले वाकयात बहुत ज्यादा है। ये बात को भी आपको नोट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिल्कुल कॉमन। माँ बाप पे औरतें जुल्म कर रही, शहरों में ज्यादातर देखा जा रहा है कि माँ बाप पे जुल्म हो रहा है, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है शहरों और गाँवों के इलाकों में बहुओं पे जुल्म होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल कॉमन है, याद रखें, जुल्म करना, सितम करना एकदम आम है, याद रखें, ठीक। अब हमारा इशू क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जिसको बोलेंगे, एक हकीकी जुमला, वो क्या है हमारा मालूम आपको, वो ये कि वी डिमांड राइट्स, हम लोग अपने हुकूक मांगते हैं, और वी डू नॉट परफॉर्म ड्यूटीज, हमारे जो ड्यूटीज है ना, जिसको हम कहेंगे जिम्मेदारियां, वो हम अदा नहीं करते। तो हम डिमांड कर रहे हैं हुकूक। हर आदमी बोल रहा मेरा हक चाहिए, माँ बोल रही मेरा हक चाहिए बहू से, बहू बोल रही सास से मेरा हक चाहिए, शौहर बोल रहा मेरे को तुम दोनों से हक चाहिए, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए खड़े नहीं है वहां। मतलब हर आदमी ये चीज के लिए इंतजार कर रहा है कि उसका हक उसे मिले, लेकिन अपना जो काम है, जो जिम्मेदारी अदा करने के लिए कोई रेडी नहीं। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, दर्स की तरफ जा रहा हूँ, हकीकी जुमला वो क्या है वो सुन लीजिए। अगर इस बात को समझ रही खवातीन, खासतौर से बहू और सास, तो ये दर्स आगे बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेंगी मुझे पर, क्योंकि इसमें सब आ जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, हकीकी जुमला क्या है सुनिए। जब भी औरत बहू रहती उसको सास अच्छी नहीं मिलती, और जब भी वो सास बनती है उसको बहू अच्छी नहीं मिलती, और पड़ोसी की बहू सबसे अच्छी रहती है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एक हकीकी जुमला। जब भी औरत बहू होती है, क्योंकि बहू बन के घर जाती है, तो उसको कभी सास अच्छी नहीं मिलती है। अब जब वही औरत बहू सास बन जाती है तो उसको बहू अच्छी नहीं मिलती। लेकिन खास बात यह कि हर पड़ोसी की बहू बहुत अच्छी रहती है। क्या नेक मिल गई उनको, क्या गोरी बहू मिल गई उनको, क्या काम वाली बहू मिल गई उनको, क्या फरमाबरदार बहू मिल गई उनको, क्या मालदार बहू मिल गई उनको, तो बहू बाकी पड़ोसी की बहू सबसे अच्छी। अब ये मानना ही पड़ेगा। इससे क्या आप समझेंगे, इससे ये समझिए कि ये सास बहू वाला मामला है ना, ये निमटने वाला, खत्म होने वाला मामला नहीं है जब तक ये दोनों फरीक आप एक दूसरे से बातचीत ना करें और एक टर्म्स डिसाइड ना करें, जिसको आम ज़बान में बोलते, जब झगड़ा हो जाता है तो मांडोली करना जरूरी हो जाता है। दोनों फरीक आगे भाई कर लो, निपटा लो। क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ना, हर दौर में आप ये देखिए, ये बात कॉमनली आपने आपकी दादी सुनी होंगी, तुम्हारी अम्मा जो है ना कुछ काम की नहीं है, जब से लाए ना तुम्हारी अम्मा ऐसी, छोटे होंगे तो आपने सुना होगा। ठीक है, ये जुमला सुने, किसके बारे में कह रही थी, अपनी बहू के बारे में। अब यही जुमला आप रेडी रहो, आपकी शादी के बाद आपकी अम्मी आपकी बीवी के साथ बोलने वाले, तुमने जो लाए ना कुछ जमने वाला नहीं है। तो ये चैन साइकिल ही चल रही है, साइकिल ही चल रही है, कब खत्म होगी भाई। तो इसको अगर समझ जाइए मसले को ना, क्योंकि आप दोनों का माइंड एक जैसा नहीं होता है।
दोनों ने अलग अलग जमाना देखा हुआ होता है, अलग अलग जमाना देख के हर आदमी चाह रहा है कि वो अपने आप से फिट कर ले, कैसे होगा। इन्होंने देखे वो 1950 का दौर, अब ये बोल रहे बहू जाके कोई सामान ला रही तो इतने में तुम्हारा महीने का खर्च चल जाता था, हो गया ना वो खर्च महीने का, अब नहीं चलता। अब वो कमेंट देके इसका दिमाग खराब होता। अब ये क्या बोलती, तुम्हारे जमाने में चलता हूँगा, अब नहीं चलता, देखो मुंह जोरी कर रही मेरे साथ। तो आपने भी क्यों बोला वो 1950 में क्या होता था? हमारा मामला तो ऐसा था, यूं 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 हर काम। अच्छी बात है माशाल्लाह, आपने घी भी असली खाया, अब ये बेचारी डालडा खा के बड़ी हुई, तो यूं यूं तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो सारी चीजें, गांव में हम थे, लाइट नहीं थी तो ये हुआ, बगैर पंखे की जिंदगी गुजारे, तुमको तो एसीओ में भी जमता नहीं कुछ, फल कंटिन्यू चल रहा है। तो आप इससे समझ जाए कि ये मामला जमने वाला नहीं जब तक कि दोनों फरीक बोले फुल स्टॉप। ये कमेंट्स के बारे में ये गलत सोचे, मेरी तुम्हारे बारे में, तुम्हारी मेरे बारे में, चेंज करेंगे इसको, डिस्कस करके बैठ, ये मसले का हल नहीं निकालना और वो करना पड़ेगा, इससे मेहनत करना है, वरना बड़े मसाइल है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक डिस्क्लेमर जानते ना, कोई वो चीज बोलने से पहले कि ये जो फिल्म है इसके जितने कैरेक्टर है ये सब फिक्टिशियस है, इसका कोई किसी मजहब से, किसी जात प्रांत जबान से लेना देना है। तो वैसे मैं भी एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक। हर सास किसी की माँ होती है, प्लीज मेरी कमेंट्स को पर्सनल नहीं लेना। हर सास किसी की माँ होती है, तो कोई आदमी अगर माँ के सिर्फ मेरी माँ को बोल रहे थे फैसली सास बोले तो वैसा पर्सनल मत लीजिए, क्योंकि माँ होने के नाते जो उनका मुकाम है ना, उफ, मैं इसको आम जबान में बोलता हूँ, अल्लाह ताला एक माँ की कोशिशों को अगर देखेंगे ना जो उसने बच्चों के लिए की, तो यकीनन उसकी मग़फ़िरत। लेकिन एट द सेम टाइम वही औरत का अगर बहू से रवैया अल्लाह अगर काउंट करेंगे ना तो उसकी पकड़। सेम टाइम बोल रहा हूँ, उसी एक जुमले में बोल रहा हूँ, क्योंकि उस एक औरत के दो पहलू ऐसे अजीब गरीब रहते कि अपने बच्चों के साथ तो इतनी मुशफिक थी वो कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी बच्चों के लिए, लेकिन एक दूसरी बच्ची जो घर में आती उससे उसका क्यों नहीं जमता, समझ में नहीं आता। तो अगर वो अमल अल्लाह अगर देख लेंगे ना दूसरे इंसान के साथ उसने किया तो उसकी पकड़ है। इसलिए डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहा हूँ, हर सास किसी की माँ है, लेकिन पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि वो जो रूप है ना वो माँ वाला वो तो बिल्कुल मग़फ़िरत करके ले जाएंगे, लेकिन वो सास वाला जो चेंज होता है ना, मतलब वो ऐसा चेंज होता है कि इधर से देखे तो अलग, इधर पलटे तो अलग, तो वो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए पहले एक डिस्क्लेमर याद रखिए, ठीक। अब याद रखिए, हर आदमी अगर अपने दायरे में रहे, जो सर्कल्स बनाए अल्लाह ने, अगर उन दायरों में रहे तो इंशाअल्लाह ये मसाइल किसी घर में नहीं होंगे और एक सुकून और इत्मीनान की शादी का रियल मकसद इंशाअल्लाह इसमें और आप हासिल करेंगे। इस बात को याद रखना है। अब ये सास बहू की जंग में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? सास बहू की जंग में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्व 3 है, इनडायरेक्टली तो महल्ले, खानदान, शहर, बस्तियां, मुल्क भी शामिल है। कभी कभार होता है ना 2 मुल्क, उधर के मुल्क की बादशाह की बेटी, इधर के मुल्क की फला, तो 2 मुल्क भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन 3 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है जंग में। पहला बहू या सास, मतलब इसको कहेंगे माँ, उसके बाद बहू और तीसरा बेटा। अगर माँ के रिश्ते से ले तो बेटा काउंट करेंगे, ठीक है। तो माँ और बहू और बेटा 3 लोग डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कौन कौन इन्वॉल्व है? इनडायरेक्ट सबसे पहले पार्टी जिसको नुकसान होता है अगर ये दोनों लड़ ले, कोलैटरल डैमेज जिसको बोलते हो, वो 2 लोगों के लड़ने में बीच में जो नुकसान हो जाता है वो बच्चों को होता है और शौहर को होता है और ससुर को होता है और लड़के के बाप को होता है, क्योंकि वो बेचारा बैठे रहता, कभी कभार बीवी को भी रोकता, रहे रुक जाओ, बोलती तुम चुप बैठो, तो बोलता उतने दिन से तो वही चल रहा, चुप ही बैठा हुआ है, मैं निपट लेती इसको, ये कल की आएगी मुझे नहीं सिखा सकती है, वो आगे मामला चल जाता है। तो इश्यूज गो ऑन जिसको बोलते हैं, तो वो चलते रहता है। तो 3 लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व, बाकी वो कोलैटरल डैमेज जिन जिन को होता है वो अलग है। फिर इसके घर वाले, लड़की घर वाले, इधर ससुर रहता है, इधर बच्चे रहते हैं, इधर शौहर रहता है, इधर फुला रहता है, तो ये सारे डैमेजेस इसके बाद चलते रहते हैं। तो अभी हमारा जो लेक्चर होगा लिमिटेड होगा इन 3 लोगों के ताल्लुक से, सब सास बहू या बहू बेटा और माँ जिसको बोलेंगे, या सास बहू और बेटा, इस तरह से लेंगे रिलेशन, आप समझ जाइए। तो आइए हम शुरू करते। मैं तीनों को नसीहत करूंगा आज के इस लेक्चर में, हालांकि बात 2 की होना चाहिए थी, लेकिन तीसरा आदमी भी अहम है इसके अंदर, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो दोनों से उसका लिंक है। इधर ये इसकी माँ है जिससे वो पैदा हुआ, ये इसके बच्चों की माँ है जो इसके बच्चे इससे पैदा होते हैं, जाहिर सी बात है दोनों का मामला है, इसलिए हम तीनों पार्टीज को गिनेंगे इसके अंदर। बेटे के लिए बहुत थोड़ी नसीहत होंगी इसलिए कि ये मौका नहीं अभी, और उसके लिए लेक्चर मैंने नहीं डिजाइन किया है। ठीक, चलिए आइए अब बहू के मामले में पहले बहू को देखते हैं, क्योंकि बहू आ रही है। तो बहू से क्या गलतियां होती जिसकी वजह से वो झगड़े आगे बढ़ जाते हैं, वो आप पहले देख लेते हैं। पहली चीज याद रखिए, जो ये औरत किसी का निकाह से किसी के निकाह में जा रही है, वो जो बहू है, बहू का काम है अपना दिमाग साफ रख के ससुराल में आए हो। दिमाग साफ रख के आने का क्या माना है? हमारे पास क्या होता है, जैसी का लड़की का निकाह तय हो जाता है, वैसे देखा तो ये जा रहा है कि लोग ऐसे घरों में लड़की देना पसंद कर रहे हैं जहाँ
सास हो ही ना, या सास के साथ रहता ही ना हो लड़का, ऐसा लड़का कहीं और रह रहा है, माँ बाप कहीं और रहते हैं, तो वो खुश रहते हैं कि चलो अच्छा है बच्ची बच जाएंगी सास के जुल्म से फला से फला से, तो ऐसा सोचा जाता है। ठीक है, आप याद रखिए बहू आ रही है तो दिमाग साफ रख कर आए। दिमाग साफ से मुराद क्या, जैसी शादी तय हो जाती है तो ये लड़की के अतराफ के लोग जो दूसरी औरतें रहती है और ये पूरे के पूरे जो रहते ना, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन अब मैं उतने रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकता हूँ, ये सब धारकारी रहते, समझे ना। 30 मार खान ये क्या करते बच्ची को, बेटे तुम जो जा रहे ना जिसके पास, वो बहुत चमरक बुड्ढी है, वो जाते ही नागिन के उसके जो फन को है ना सीधा कुचल देना पैरों से, ये माइंड में डालते उसके बैठ। वो जो औरत है डेंजर है, वो उसकी माँ, तो तुम्हारा काम क्या है, वो नागिन जो नाग अभी वो फन निकालेंगे, जाते ही फन को पहले कुचल देना, ये तुम्हारा फर्स्ट ड्यूटी रहेंगी परफॉर्म। शादी हो कि तुम जाएंगे, जाकर कोई काम करना शुरू नहीं कर देना दूसरे दिन से, नौकरानी समझेंगे तुमको, जाना और एकदम वट में रहना, एकदम एकदम बिल्कुल टाइट रहना, जब तक हाथों की मेहंदी नहीं निकली काम शुरू करना तो दूर, काम के नजदीक भी नहीं जाना। कोई काम बोले तो एकदम भाग के नहीं करना, फकीर समझेंगे तुमको भाग के करने वाला। एटीट्यूड दिखाना, थोड़ा अपने एजुकेशन का एटीट्यूड दिखाना, बाप के माल का एटीट्यूड दिखाना, शादी में जो जो चीजें हमारी उनसे ज्यादा थी उसका एटीट्यूड बताना, हमारे पास तो ये हुआ था, आपका हॉल तो ऐसा था, हमारा हॉल तो ऐसा था, हमारे रिश्तेदार तो ये गाड़ी में आए थे, तुम्हारे रिश्तेदार तो वैसे आए थे, कुछ तो पैदल आए थे, हमारे तो कोई भी पैदल नहीं आए थे, 2 व्हीलर में, तब क्या कम से कम। तो ये सब एटीट्यूड दिखाना, एटीट्यूड दिखाना बेटा, डायरेक्ट जाके काम नहीं करना। ये सारी चीजें जो उसको पहले से सिखाई जाती है अतराफ, तो वो एक भरा हुआ जहन लेकर आती है। जो जो जहर, जो जो लोग मिलावट डालते हैं वो सब फालतू की चीजें लेकर आती है। अब जब उस माइंडसेट से वो अंदर दाखिल होती है, अब कहाँ रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो पहली मेरी गुजारिश बहू से होंगी, एक फ्रेश क्लीन माइंड लेकर आए, एक नए घर में आप आ रहे हैं, सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, वहां आपको सीखना याद रखिए। ठीक, अब क्या होता है याद रखिए, बाप की तरफ से भी नसीहत आती, मतलब बोलेंगे ये ज्ञानी लोग रहते जो ज्ञान देते रहते हर किसी, तो बाप बोलता बेटा अगर कुछ भी हुआ ना वो घर में, पुराने जमाने में बोलते थे एक मिस कॉल, सिर्फ कॉल की भी जरूरत नहीं है, तेरा बाप परिंदे के जैसा उड़ के आएगा, तेरे को बचा के ले जाएगा, फिर पुलिस कोर्ट कचहरी ये वो महिला मंडल सब अपन करेंगे, किसको नहीं छोड़ेंगे। तो बाप की तरफ से भी एक नया डोज, नई शिक्षा, नई तालीम, अजीब एजुकेशन नहीं है। कौन सा एजुकेशन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर ये आदमी के घर में कोई बहू आएंगी और उसका बाप भी एजुकेशन देता हो, अच्छा मानेंगे उसको कि वो भेज रहा कि बेटे तुम वहां जा लेना, वो बुड्ढे के फला फला, आप बोलेंगे सही नहीं है, तो ये एजुकेशन दिया जा रहा है। भाई लोगों का क्या मामला है, बहन कुछ भी हुआ ना, बहनों के सामने कुछ भी करे तो सिर्फ एक कॉल, क्या करता हो कैसा चलता फिर शौच पे देखते हम, ये दिमाग खराब करते थे। बेटा मैं तुमको वार्निंग दे दे रहा हूँ, बाप तालीम दे रहा बच्ची को, कोई अगर कुछ बोले वो घर में तो सीधा बोलना आई एम एजुकेटेड, सीना तान के सीधा बोलना, पढ़ाया लिखा इसीलिए मैंने तुमको कि झगड़े में तुम बोलना आई एम एजुकेटेड, ये क्या झगड़ा है, खुद जी सकती हूँ मैं, छोड़ दो बोलना बेटा सीधा, छोटी मोटी बात करना ही नहीं। ये कंप्लेन तो हर आदमी के, 3 महीने शादी हुए लोग आते हैं बस वो काउंसलिंग क्या भी वोटी छोड़ देती, छोड़ देना तो ऐसा होगा बिल्कुल जैसा दवा से हो छोड़ देती। तो बेटा सीधा बोलना मैं छोड़कर जा रही, भाई भी सिखा रहे हैं, आसपास की औरतें सिखा रही है, सहेलियां सिखा रही है, माँ सिखा रही है, सब कर रही। अच्छा यही माँ जो अभी सिखा रही है इस बहू को, तो यही माँ का रहेगा कि वो जो इसके घर में बहू आएंगे उसने ऐसा नहीं करना, और उसको अगर कोई सिखा तो कितनी गंदी बुद्धि हो, देखो बच्ची को ही सिखा रही थी, तुम्हारी माँ इतनी खराब ये सिखाई, आप जो कर रहे थे बेटी के साथ जब नहीं समझ में आया, कोई समझ नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। तो बहरहाल एक कॉल, एजुकेशन की दौस धमकी, मालदारी की हम बोझ नहीं अपने बाप पर, ये बोल रहा, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ ये बोल रहा, हम बोझ नहीं अपने बाप पर, हमारा बाप 4 पाल सकता है हमारे जैसे। अब वो तो दिख रहा भाई उसने पाला बोल के तुम यहाँ तक आए, लेकिन ये कोई दौस देने के लिए शादी के टाइम पे माइंड में डालने की चीजें नहीं, सब माल की दौस देना, बेटा अपना अपर हैंड है माल के अंदर, एरिया की दौस देना, अपन जो पॉश एरिया में रहते हैं वो लोग फला है, ये सब फालतू की बातें हैं। फालतू से भी एक निचली कैटेगरी होती है, उसको मैं फालतू बोलता हूँ। ये सब नहीं सिखाना चाहिए। क्या तालीम, ये तालीम दे रहा हूँ, यही सब सोचते हो आपके घर बहू आए तो ये तालीम लेकर आए, तो ये सारी चीजें हो रही याद। एक और चीज सिखाई जाती है, बेटा तुम जा रहे हो उस घर में, ये पुरानी बुढ़िया जो रहती घर में बैठी रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन क्या करो ये वो जो पहलू जो चेंज हो रहा ना, माँ है तो बड़ा इज्जत का मामला है, लेकिन वो सास बनते जो हो रहा ना, तो ये जो औरतें होती ना बूढ़ी औरतें घर की, इनका कैसा रहता, बेटे जाते ही कठपुतली बनाना उसको, कठपुतली
ऐसा नाचना, यूं ऊपर करे तो ऊपर उठना, यूं करे तो नीचे बढ़ जाना, तेरे आंखों के इशारे पे चलना, सो बोले तो सो जाना, उठ बोले तो उठ जाना, जा बोले तो जाना, खा बोले तो खाना, ना बोले तो नहाना, नहीं तो बैठे रहना एक जगह उस जाते ही वश में करना बस। चल, अब वश में करने की टेक्निक भी रहती है इनके पास। जाते ही ये पढ़ के फूक दे, मुंह बंद, जाते ही ये घोल के पिला दे, मामला एकदम सेट। मैंने खुद ही की तुम्हारे चचा के साथ, तो यहाँ तक पहुंची आज। चची चची मशवरा दे रही, तुम्हारे चचा बहुत बड़े थे, आते ही पड़ी 2 दुआ, 1 वजीफा, 1 पलीता जलाई, 2 को दबाई और बस यहाँ पड़े हुए नो। ये एकदम एजुकेशन ये पूरा फुल चलता है, ये एकदम कॉमन है, कुछ भी मैं नया नहीं बोल रहा हूँ उसके अंदर। तो वो बोलते कठपुतली बनाना है, तो ये बेचारी अब क्या आ रही, हंटर बन के आ रही, इसको शेर चीते मिले हुए, उनको ट्रेनिंग देना अंदर आकर। तो शौहर को उसी नजर से देख रही, वश में करना है, कठपुतली बनाना है, आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं जा रहा, हद क्रॉस तो नहीं कर रहा, वही सब माइंडसेट से बहरहाल चल रहा है। इसी तरह जब शादी होकर जाए तो सबसे पहला जो चीज तुमको कब्जे में लेना बेटा, वो क्या है लेना आपको, माल, उसका माल, जायदाद जितनी हो सकती नाम पे कराना है, और जितनी जगह से माल आ रहा पूरे इनकम को करना है, ऑडिट करना है, असेसमेंट करना है, पूरा निकाल लेना है, पैसा अपने पास आना चाहिए, दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। ये सब प्लानिंग चल रही है, ये सब पूरे अतराफ के लोग, पूरा दिमाग खराब नहीं, उसका दिमाग सड़ा कर बर्बाद करने के लिए पूरी मेहनतें बहरहाल चल रही है, याद रखें। इसी तरह पढ़ाई का मिसयूज है। हालांकि औरत ने ये सोच के निकाह में आना चाहिए किसी मर्द के कि मैं जब इसके निकाह में जाऊंगी, मेरे कई कामों में से एक अहम काम है इसके सारे रिश्तों को बाकी रखना, इसके सारे रिश्तों को मैं और मजबूत बनाऊंगी। मैं एक ऐसे बॉन्ड का, एक ऐसे मतलब जिसको कहेंगे ना एडेसिव होता है ना, चिपकाने की चीजें, ऐसा काम करूंगी कि इसके कमजोर रिश्तों को और मजबूत करूंगी, इसके माँ से कमजोर रिश्ते को और ताकतवर बनाऊंगी, इसके रिश्तेदारों से मैं अपने रिश्ते कायम करूंगी। और एक अच्छा, तो वो सब नहीं, तोड़ने की बातें हो रही, तोड़ दूंगी, खामोशी बिठा दूंगी, कठपुतली बना दूंगी, ये सब माइंडसेट बड़ा चल रहा है। इस तरह वो ये भी नहीं सोच रही कि जब वो निकाह करके आ रही है तो ये किसी का बेटा है, उसके कोई माँ है, इसका कोई बाप है, इसके पहले से कई रिश्ते, चचा है किसी का, मामू है किसी का, भाई है किसी का, ये सब नहीं सोच रही। बस वो सोच रही सबसे काटना, ये मेरा सबसे पहला काम है, कठपुतली बनाना, पैसों पे कब्जा करना। और हर रिश्ते को खत्म करने के लिए पहली मेहनत होती है, मतलब अंदर आती पहले सुरंग बंद कर दे, कोई जगह आप आए तो बोले सुरंग बंद कर दो, सुराख बंद कर दो, कोई कीड़े वगैरह नहीं आए, तो वैसे रिश्तों को खत्म करने की प्लानिंग से आती है। जबकि सोच से आना चाहिए कि मैं तो आगे बढ़ाऊं, ठीक है, और एक पूरा कब्जा करने की सोच के साथ आती हो, कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कब्जा, बिल्कुल मेरा शौहर सिर्फ मेरा है, एकदम एक्सट्रीम बिल्कुल बोलते व्यू, ये लेकर बहरहाल आती है। इसी के बाद जो है, जो बहू आती ही नहीं, जो करती है कारनामे जिसकी वजह से मसाइल और बढ़ते हैं, वो क्या होता है, जो झगड़े आगे होते हैं, वही शादी की बात बहू रिपोर्टर बन जाती है पूरी। हालांकि कोई भी कोर्स की भी नहीं जर्नलिज्म का, लेकिन पूरी रिपोर्टिंग चालू, अम्मी आज दोपहर में ये हो गया, क्या जरूरत थी, बाजी आज शाम में बिल्कुल ताजा खबर अम्मी को तुम दे दो, इसलिए कि वो बुढ़ी आ रही उधर से, मैं कट कर दी फोन, कट। अब बुढ़ी इक्विवेलेंट टू फोन है, आप समझ जाए, मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस रिपोर्टर बन जाते हैं, कभी लाइव रिपोर्टिंग दे रहे, आईडी से फोन चालू रख के तुम उधर रिकॉर्ड करो, फिर इधर रिकॉर्ड कर रही। सास का एटीट्यूड हमारे, क्यों कर रहे हैं ये सब चीज, डिटेक्टिव क्यों बन गए, रिपोर्टर क्यों बन गए, ये क्या कर रहे हैं तुम, शादी करके आए ना, सुकून के लिए आए ना, ये सब भूल गए हम, याद रखिए। तो वो बन जाती है रिपोर्टर, दिन रात अपडेट दे रही है। अपडेट के साथ क्या होता है मालूम आपको, दिन रात अपडेट ले भी रही है, और अपडेट लेने के बाद उधर से कंपैरिजन भी शुरू है, अपने शौहर का कंपैरिजन अपने बहनोई से, अपने हालात से अपने बहन की हालात। जैसे मिसाल के तौर पर फोन आ गया बहन का, ईद है तो ईद को हमने ले लिया जोड़ा, कौन सा जोड़ा ले लिया, 5000 का जोड़ा ले लिया। अब इनका कंपैरिजन शुरू इनके शौहर के साथ, वो हमारी बाजी ने तो 5000 का जोड़ा ले लिया, फिर अपन क्या करते हैं, तो अपना 2.5 का ही है, या तो एक जोड़ो इसमें जोड़ा, या तो इसको वापस करके 5 का लाना है। आपके बहन भाई सब बड़े मालदार इंसान है, मैं उतना मालदार नहीं ला सकता, नहीं, कंपैरिजन शुरू हो गया, मुआवजा शुरू है। अच्छा, बहन भी वहां से मशवरा दे रही, तुम्हारे शौहर तुमको ये नहीं लाते खुशी में, अच्छा भाईजान लाते उधर, तुम्हारे भाईजान तो बस दिनों रात बस जो ये हुआ तो फला, वो हुआ तो फला। अभी कंपैरिजन करना शुरू, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, मेरा शौहर मेरे से मोहब्बत नहीं कर रहा। अल्लाह तो बेचारा गरीब आदमी है, अनथक दिन रात मेहनत करता है कि वो जरूरत का सामान लाए, तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो उसको किसी से, ये तो कंपैरिजन की जगह है, ये तोलने की जगह है, ये सब शुरू हो जाता है। और अच्छे खासे घर ही बर्बाद हो रहे हैं, पहले से ब्रेन वॉश होके आते हैं, सेकंड आने के बाद ये रिपोर्टिंग खबरें देना, अपने आप को खामोखा अपने हस्बैंड को दूसरों से कंपेयर करना, अपनी सास को दूसरों की सासों से कंपेयर करना, अपना फला करना, और ये नए नए मशवरे लोग लाके देते हैं, मुकम्मल तौर से जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। फिर ये औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती, कभी जबान दराजी कर देती है बहू,
कभी गलत सोच इख्तियार कर लेती है, कभी रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है और सारा घर का माहौल बर्बाद हो जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, शोहर का सुकून उड़ जाता है। अच्छा ये अभी बहुत बहुत टाइम नहीं लगता इसको, ये अभी औलाद भी नहीं होती, मसाइल चालू हो गए। ये महीना 2 महीने में इश्यूज है ये सब। आप देखिए बहुत सारे लोगों को महीने 2 महीने माशाल्लाह, शादी से पहले तो चेहरा अलग था, शादी के बाद दाढ़ी वाड़ी रख लेते हैं, क्योंकि टेंशन ये इतना आ रहा है कि अल्लाह से लौ लगाना जरूरी हो गया। मस्जिदों में जा रहे, सजदों में पड़े हुए हैं, एहतिकाफ एक्स्ट्रा कर रहे, जमातों में निकल जा रहे, हर किसी से दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। तो आदमी को पूछना पड़ता है क्या दुआ करना है तेरे को, बस दुआ में याद रखो मेरे को तेरा भाई कल तक जिंदा रहे, बस इसकी दुआ करता रहे, क्योंकि फला मसला है फला। ये चंद दिनों के मसले, ये सब बहुत बड़ी बोल रहा कि 10 साल बाद ऐसा होता, 5 साल बाद ऐसा होता। ये तो औलाद भी नहीं हुई, अभी चंद माह भी नहीं गुजरे और ये झगड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होता है पहला काम जो उधर से हो रहा है। तो बहू का काम है माइंड फ्रेश रखे, बाकी चीजें आखिर में मैं कुछ कलिमात रखूं जो दोनों के लिए कॉमन होंगे, इसलिए अभी क्या करना है वो नहीं रख रहा हूँ, क्या होता है वो रख रहा हूँ। अब आइए दूसरा, सास वाला रोल। तो ये दूसरा फरीक, सास ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब सास का मामला क्या रहता है, सास का गलती करती है, बहू माइंड प्लेन लेके नहीं आती है, भरा हुआ होता है उसमें पहले से गलत बातें। सास की गलती यहाँ होती है कि वो कोशिश ये करती है कि बहू को आते उस पर कंट्रोल करे, उसपे कंट्रोल करे। अपने से मुर्गी और बकरी कंट्रोल नहीं होती जल्दी, एक 2 व्हीलर कंट्रोल नहीं हो रही जल्दी। अब एक इंसान पे कंट्रोल करने के पीछे पड़े आप पहले दिन से। और कंट्रोल का तरीका क्या आप इख्तियार करते हैं, आप कंट्रोल का तरीका इख्तियार करते हैं, मैं उसकी माँ हूं, मैंने इसको दूध पिला के बड़ा की हूँ, क्या क्या तकलीफें मैंने बर्दाश्त की मुझे मालूम है। हाँ माँ मालूम है, उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने भी इतनी तकलीफों से उसको यहाँ तक बड़ा किया। वो भी तो इंसान है ना, वो तो मैन्युफैक्चर फूड थोड़ी दुकान से खरीद के लाए, उसको कोई तकलीफ नहीं, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। हर माँ बाप तकलीफ से गुजरते हैं, हर माँ बाप। सबसे मालदार भी अगर कोई माँ है तो वो पैदाइश की तकलीफ तो उसको भी है ना, वो भी कोई ऐसा बोलते नहीं गरीबों को होती पैदाइश की, बच्चों की तकलीफ मालदार सबको। बच्चों की परवरिश में हर माँ बाप को तकलीफ होती है, किसी को ऐसा आसान नहीं माँ बाप की तरबियत कर। तो आप क्या, फुल कंट्रोल मोड ऑन, ऐसा होता है ना कार्टून में, फला सूट ऑन फला, तो या फुल कंट्रोल मोड ऑन हो जाता है कि अब बहू को लेना है कंट्रोल में। ये सबसे पहली और बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि इसके बाद जब बहू अगर कंट्रोल में आ भी जाए ना, तो याद रखिए सिर्फ आपकी जवानी, आपकी ताकत और आपका थोड़ा सा बुढ़ापा आने का इंतजार करती है बस, फिर वो अपना कंट्रोल लेके निकल लेती। क्या फायदा, बताओ। ये गलती करते हैं पहले कि उसको क्या करना है वो कर ले। और ये कैसे होता है, वही पास वाले, देखो तुम बच्ची जिसकी ला रहे ना वो ज्यादा एडवांस फैमिली में, एडवांस इंग्लिश वाला एडवांस का उर्दू टर्म अपना, बहुत एडवांस लोग है वो। तो क्या करना, आते ही उसको पैर की जूती बना देना। बेटे को ऐसा पंप करो, ऐसा बहकाओ कि पहली रात में चाटे क्या होता ना भाई, मेरी माँ सबसे। तो अब बेटा भी बेचारा अगर वाकई में वो माँ का और उसको दीन और इस्लाम की समझ नहीं, इंसाफ नहीं समझता, तो पहली रात वो बैठ के बोलता मेरी माँ की हर बात तुमको मानना पड़ेगी। अब ये परेशान, ये बोलती हाँ मेरे घर वाले ने जो सिखाया वो बिल्कुल राइट था। पहले दिन ये दर्स चालू हो गया, पहले दिन ये दर्स चालू नहीं, अल्लाह रसूल की बात जरूरी है, नमाज 5 वक्त पढ़ना, कुरान की। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ से पाली, तो वो सोचती कि मैं हवा से उड़ के आई, मेरी माँ को तकलीफ नहीं हुई, मैं माँ के बगैर जी नहीं सकता। हाँ सही बात है भाई, लेकिन ये सब क्यों डिक्टेशन, ये सब ट्यूशन लेने की जरूरत क्या है पहली रात और 1-2 दिन के अंदर? ये सारा वो जो दिमाग में भरा गया ना पहले से, उसका नतीजा होता है। तो वो चक्कर में मत जाओ, ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। आपके शौहर आपके कंट्रोल में ही है ना माशाअल्लाह, तो इसका शौहर भी किसी उसके कंट्रोल में रहेंगे ना, नेचुरल ना। घरों में हालात क्या आते ना, ये औरत जो सास से चाह रही है उसकी बहू की कंट्रोल में उसका बेटा नहीं होना, लेकिन अब्बा इसका शौहर किसी कंट्रोल में है। घर में आए कोई किराएदार घर लेने के लिए, तो किराया वो सब तय करने के बाद भी ना उठ के बोलते अब्बा कि मैं बेगम से पूछ के आता। तो इनका तो ये हाल है कि बगैर बीवी कुछ नहीं हो रहा, और इनको पहले से ट्रेनिंग देना है कि बेटा नहीं जाना बीवी के कंट्रोल में, फुल कंट्रोल मोड। बेटा तो बिल्कुल नहीं, एक चीज भी नहीं, यहाँ कर बैठते हैं वो गलती बहुत बड़ी, और बस फिर यहाँ से मामला शुरू हो जाते हैं। अब हर चीजें मुदाखलत चालू हो जाती है फुल कंट्रोल के लिए। मुदाखलत समझते हैं, इंटरफियरेंस, अननेसेसरी इंटरफियरेंस। कैसे कैसे इंटरफियरेंस है जो चालू होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए? क्या बनाए, क्या खाए, रात में क्या करते जो इतने लेट उठते, इंटरफेरेंस हर जगह इंटरफेरेंस रहेगा। क्या पहन रहे, सोना तुम्हारा हमारे पास रहेगा, जब दावत में जाना तो हमसे लेना, फुल कंट्रोल मोड ऑन। तो वो सोना ले लो, अच्छे कपड़े पूरे शादी वाले दावत के हमारे पास रहेंगे। तो बेचारी बहू क्या करती है, अम्मी के पास एक और अलमारी बनाती, फिर वहां अलग कपड़े रखती, बेचारी क्या करेंगे। इन्होंने फुल कंट्रोल मोड ऑन कर लिए। शौहर भी अगर वो वैसी रहा तो फिर शौहर इंसाफ नहीं करा, तो प्रॉब्लम होती है उसकी। तो फिर ये सब चाहे, तो क्या पहनेंगे हमसे पूछकर, क्या खाएंगे हमसे पूछकर, कोई दावत आई तो हम बोले तो जाना, हम नहीं बोले तो
कोई दावत में आप शरीक नहीं हो सकते हैं, सारी चीजों पे कंट्रोल। कंट्रोल यहाँ तक है, यहाँ तक है, अभी कोई जल्दी नहीं करना पैदा करने की, हाँ अभी नहीं, ये भी कंट्रोल है। मतलब एक इंसान साथ रहेगा तो औलाद कब पैदा करेंगे, अम्मी डिक्टेट करेंगे उसके लिए भी। फिर अगर औलाद वजूद में आ गई तो पहली खबर मेरे को मिलना, किधर और खबर मिल गई ना तो ये बच्चे को देखूंगी भी नहीं मैं। और वैसा होता भी हो, बच्चा बड़ा हो कि 1 साल का आप अब्बा आगे बोल रहे, मतलब बच्चे का बाप बोल रहा है अम्मी इसके लिए तुम्हारी बहू ने हमको खुशखबरी दिए थे क्या इसकी, नहीं तो ये बच्चा लिस्ट में से कट हुआ है। जब दूसरा होगा उससे पहले आके हमको पहली खबर देना। इंटरफेरेंस, कंटिन्यूस इंटरफेरेंस। फिर दवाखाने कौन से जाएंगे हम बताएंगे, तुम आराम कितना करेंगे हम डिक्टेट करेंगे, तुम क्या खाएंगे हम वो करेंगे। और कंटिन्यूस कंट्रोल, कंटिन्यूस एक अजीब गरीब मोड के अंदर। तो क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं यार किसी इंसान को ये सब चीजों में। नहीं आज की दावत में तुम ये पहनो, उसको नहीं पसंद है। कंट्रोल, कंट्रोल का जो ये मोड है ना ये बहुत डेंजरस है, याद रखिए। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, याद रखिए, ठीक है। अच्छा है खास बात, एक नोट वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, ये सब काम बेचारी ये माँ जो कि सास है, सब क्या करती मालूम आपको, इन्वर्टेड कॉज अच्छी नियत से करती है, सब अच्छी नियत से करती। जैसे मैंने सोना बहू का क्यों रखी मेरे पास मालूम आपको, कहीं भी चल जाएगा, नई बच्ची है घुमा दी नहीं बोलकर। लेकिन अगर ये काम बेटी की सास बेटी के साथ करे तो कैसी बुढ़ी है वो, उसकी हिम्मत कैसा तेरा सोना रख देगी। कल आती मैं उसको बताती मैं क्या है, उसने क्या समझी मैंने ये सफेद बाल धूप में की। चल बेटी की सास भी अगर अच्छी नीयत से सोना रखे तो आपको बर्दाश्त नहीं। अब मतलब ये एटीट्यूड का ये इश्यू कैसे आ रहा है यार, कि मतलब आप बोल रहे हैं कि अच्छी नीयत से, तो ये सो कॉल्ड अच्छी नीयत है। ऐसी अच्छी नीयत अब अपने बेटी की सास के बारे में नहीं सुनते। अगर वो भी इसी अच्छी नीयत से बोले कि हर अच्छा कपड़ा मेरे अलमारी में रहेगा, कैसी जालिम सास है। अच्छा आप भी तो वही करते हैं, नहीं मैं तो अच्छी नीयत से करती हूँ, मेरी नीयत तो पाक एकदम, बिल्कुल मेरी नीयत पाक। मतलब मैं अगर टॉन्ट भी मारूंगी इसको, इसके माँ पर भी टॉन्ट मारूंगी, इसके खानदान को बुरा बोलेंगी, अच्छी नीयत से रहेगा कभी भी, एकदम मेरा दिल साफ, आईने के जैसा साफ, पानी के जैसा साफ, मैं कुछ दिल में लगती। यही है बहू मेरी, समझती नहीं मेरी कुर्बानियों को मैं क्या क्या दे रही हूँ, उसको नहीं चाहिए, छोड़ दो ना उसको उसकी जिंदगी में। तो ये मदाखिलत सबसे पहले। अब दूसरी गलती जो सास से होती है याद रखिए, और ये मसाला झगड़े बढ़ते हैं, वो है डबल स्टैंडर्ड्स। अभी जो मैंने पॉइंट आगे रखा था उसको मैं वजाहत करूंगा। डबल स्टैंडर्ड्स, एक ही चीज और दो अमल, डबल स्टैंडर्ड्स। मिसाल बहू के साथ है, बहू से बात कर रहे हैं तो बात करने में डबल स्टैंडर्ड बहू के साथ, काम करने में डबल स्टैंडर्ड बहू के साथ। एक मिसाल से बात चालू करता, मैंने डबल स्टैंडर्ड में किसको बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। एक औरत जो सास है वो अपने दामाद के घर गई, मतलब अपने बेटी के घर गई, और उसने वहां पाया, क्या पाया मालूम हमको, उफ, ये पाया कि उसका दामाद बेटी को खाना खुद पका के खिलाता है। क्या दामाद है, पिछले 7 जन्म में कुछ नेकियां हुई अपने से, क्या दामाद मिला। वो दामाद बेटी के बहुत सारे काम खुद आगे बढ़कर करता है, बच्चों को संभाल लेता है, घर के काम कर लेता है, फला कर लेता है। तो ये अल्लाह ने हमारी नस्लों में कुछ नेकी शायद हमने की थी, दुआ कबूल कर ली। कैसा मिला, एक खानदानी लड़का मिला हूं। खानदानी होने की अलामत क्या है उसकी, हमारी बेटी का फुल ख्याल रखता हो, यह है खानदानी लड़का। अब यही औरत वापस अपने घर पर आई और इसके बेटे ने गलती से उसकी बहू को पानी पिला दिया। ये देखो जोरू का गुलाम, कैसा पैदा हो गया तू मेरे को, बीवी को पानी पिला रहा, उसका काम है तेरे को पानी पिलाना, वो कैसा हो रहा। तो ये डबल स्टैंडर्ड। उधर बेटी का शौहर अगर उसकी सारी खिदमत करे तो खानदानी लड़का, और आपका बेटा अगर बहू की खिदमत करे उसी तरह तो ये हुआ जोरू का गुलाम। ये मैं कहना चाह रहा हूं, डबल स्टैंडर्ड। और ये बहुत है, बात में डबल स्टैंडर्ड, काम में डबल स्टैंडर्ड। एक मिसाल देता हूं, बच्चों के मामले में डबल स्टैंडर्ड। ऐसा मिसाल के तौर पर बेटी ने कोई काम नहीं की तो ये औरत क्या बोलती, माँ उसको आता नहीं था, पढ़ाई खत्म हुई और शादी हो गई, कैसा करेंगी काम। वेल सही बात है, अच्छा कमेंट है, सही बात है, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो बहू भी तो वैसी आ गई, उसकी पढ़ाई नहीं हुई तो शादी फौरन हो गई, इसके पास फिर कमेंट क्यों नहीं है। तो यहाँ काम में डबल स्टैंडर्ड क्यों, बेटी के लिए अलग स्टैंडर्ड, बहू के लिए अलग स्टैंडर्ड, ये कैसा होगा, ये मसला यहाँ याद है। बच्चों के दौरान डबल स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पर बेटी घर पे आई, नवासा जिद कर रहा, 2 रखे थे उसको तो कान पे दे उसके, मैंने ऐसी पाली तुम सबको। ये माँ बोल रही अपने नवासे के लिए, कान पे रखे थे उसको, बहुत तंग करता तेरे को, मैंने देखी उसको सीधा रख। अगर बच्चे की तरबियत के लिए काम बहू अगर कर दे घर में तो जालिम माँ है। अगर तुमने बच्चों को हाथ लगाया तो कल
ऐसा मार खिलाऊंगी ना मैं, इसको बोल के उसको बोल के सीधा कर दूंगी तेरे को बच। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं। मेरी जो बेटी है ना वो तरबियत के लिए मारती, तो बहू कौन सी हिटलर है जो उसको जुल्म करने के लिए पैदा की और मारेंगी? वो भी तरबियत करेंगे। डबल स्टैंडर्ड, बगैर सोचे समझे डबल स्टैंडर्ड का फुल एकदम। जैसा कि वो सास कपड़े ना दे उसको पहनने को, वो सास गोल्ड ना दे बेटी की, तो वो जालिम हुई। और ये जब करे तो ये खैर फाइ से करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन दोगलापन अगर उर्दू में आपको सुनना ही अल्फाज तो। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह अगर माँ की कोशिशों को देखेगा तो औरत की मगफिरत हो जाएंगी, लेकिन उसका जो दोगलापन उसकी बहू के साथ देखेगा तो यकीनन पकड़ होने वाली। क्योंकि अल्लाह ताला तो जानवरों से बदसलूकी करने पे सजा देने वाला है, तो इंसानों के साथ सही। तो दोगलापन हर काम में, नवासी और पोते में फर्क आप समझ जाएंगे। बेटी की शौहर में और अपने बेटे को वैसा नहीं, वो गुलाम। अगर वो खिदमत करे तो खानदानी, ये खिदमत करे तो गुलाम। ठीक है, इसी तरह जो है कंटिन्यूस टॉन्ट मारना, डबल स्टैंडर्ड। वो भी कैसे? काम नहीं आता, अम्मी ने नहीं सिखाए, लेकिन उससे बहू को तकलीफ होती, नहीं मैं तो उसकी इस्लाह के लिए करती ताकि उसको जोश आए और काम करे। यही काम अगर बेटी की सास करे तो तुम्हारे माँ ने नहीं सिखाए, काम नहीं आता, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं थे, ये बोल के कि हम भी तरबियत के लिए करे तो पसंद करेंगे? नहीं, वहां तो पूरा ढिंढोरा दुनिया में, हमारी बेटी के साथ ये जुल्म हो रहा, उसको ये कर रहे, फलां कर रहे, तो बहू के साथ ही वही काम करते। ये दो चेहरे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। एक ही औरत है, दो कैसा सकता? बेटी पे कुछ हो तो जुल्म, और बहू पे वही काम करे तो उसकी इस्लाह, अच्छी नीयत, अच्छा काम, उसकी खैरफाई के लिए, उसकी दुनिया आखिरत संवारने के लिए कैसे हो सकता है? तो उसकी नीयत भी सोचो अच्छी होगी, वो नहीं। तो बहरहाल डबल स्टैंडर्ड याद रखिए। अगर बेटी बीमार हो गई, कितना काम करती है, बीमार तो होंगी, और बहू बीमार हो गई तो नखरे करती, वो बीमार नहीं होती। शौहर आए तो कैसा उठ के बैठ जाती, देखो शौहर आए तो उठ के बैठ रही, उसकी खुशी हो, हाँ तो वैसे दिन भर काम करना, फिर सबका घर के अंदर भी। तो बहू की बीमारी नखरे और बेटी की बीमारी हकीकी। बहू की तरबियत बेकार, बेटी की तरबियत सबसे आला। अजीब व गरीब मामला है। तो डबल स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, ये बड़ा बड़ा मसला याद रखिए, हमको समझ में नहीं आता, याद रखिए। तो ये मसला है। तीसरी गलती जो होती है सास से याद रखिए, वो ये है जबान का गलत इस्तेमाल, और ये सबसे डेंजर है। अगर सास बाकी सब चीजें भी कर लेना तो जनरली बहू बर्दाश्त कर लेती है। एक आम बात बोली जाती है, याद रखिए, इंसान इज्जत का भूखा होता है बस। कभी आप किसी को 2 पैसे कम भी देना वो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन उसका बेइज्जत करेंगे ना, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर इंसान को अपनी इज्जत महबूब होती है, प्यारी होती है। उसका खानदान, उसका नाम, उसका बाप, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार सब महबूब होते हैं। तो इस जबान का गलत इस्तेमाल, बहू की गिबत करना जायज मान लिया जाता है। अगर गलती है तो इस्लाह करो ना, लेकिन गिबत की जाती, फोन लगा के। कई बार फोन कैसा लगता, बहू सामने काम करे, फोन लगा के, क्या हम तो क्या भूख से मर रहे हैं यार, दिन रात कुछ खाना नहीं। अब ये बेचारी बोल रही क्या हो गया इनको, बड़ी भी कब भूख से मरे ये, अभी तो खाए 4 रोटी इन्होंने। तो अब उधर से कभी कोई अगर अकलमंद रहे जिसको कंप्लेन कर रहे थे, क्या हुआ, रोटी नहीं दी के डाल के, नहीं 4 ही डाल के दी, तो बोलना चाहिए ना 5, उसको समझना चाहिए ना 5 डाले। मतलब अजीब है, मतलब हर चीज के अंदर ही मामला है। ऐसा उसकी एक मिसाल में देता हूँ, बहू ने अंडा तल के लाई, तो बहू आज उबाल के खाना था, आपने तलावा ला ली। दूसरे दिन उबाल के ला ली, बहू आज तलावा खाना था, आपने उबाल के अंडा ला ली। अब दूसरे तीसरे दिन बहू क्या करती, इशारे, एक तलावा लाती, उबला हुआ लाती, तो भी सास क्या बोलती, उबले अंडे को तल दिए, तलने वाले अंडे को उबाल दी तुमने। मतलब जो तल के लाना ये उबालने वाला अंडा था, और जो उबाल के तलने वाला अंडा था। तो ये जबान में होते हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दी है तो गीबत कर दिया उसके बारे में, चुगली कर दी उसके बारे में, बहू को बदनाम करे। लेकिन यहाँ सब चीजें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, अच्छी नीयत, ये तो मैंने इसलिए बोली थी तुम्हारे बारे में फोन पे कि तुमको जोश आना। अब ये अगर काम उसकी बेटी के साथ कोई करे तो डिप्रेस हो जा रही मेरी बेटी, ये क्या करती, इसकी जो सास है ना बुढ़ी, ते कंप्लेन करती, किस किस को उसकी बेटियों को करती, बेचारी मेरी बेटी कैसी हो गई, देखो डिप्रेशन में चल जा रही हो। सुन के इंसान पे असर होता है अल्फाज का, याद रखिए। कितना भी इंसान मजबूत हो ना जिस्मानी तौर से, जहनी कमजोर होता है इंसान, याद रखिए। उसको अल्फाज असर करते हैं, उसको बुरे और अच्छे अल्फाज, तो बुरे अल्फाज अदा कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो है बहू को ताने देना, इन्वर्टेड कॉमर्स, ताने अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए ताने। ऐसी सिखाए क्या, इतना ही आता क्या, तुम्हारी माँ ऐसी करती क्या, तुम्हारी बहनों के पास ऐसे ही होता क्या। नहीं, ये अच्छी नीयत से ताने, ताकि इसका ब्राइट फ्यूचर है एकदम। लेकिन यही ताने को आपको अगर देता था आपकी जिंदगी में, तो आपने क्या बोला कि हमारी सास ने हम पे जुल्म किया। ताने कभी भी अच्छी चीज नहीं है, अगर इस्लाह तो ये तरीका है भी नहीं। ये बात आप याद रख लीजिए, अगर आप चाहते किसी की इस्लाह करना, ताने देने के बाद जिंदगी में उम्मीद मत कीजिए उस इंसान की कभी इस्लाह होंगी। मेरी बात लिख के रखिए, कैसे होंगे आप ताने मारते हैं उसको, तो ताने मारते याद रखिए, खानदान पर, नस्लों पर, फकीर दिख रहे, सलीका नहीं आता,
सिखाए नहीं। कई कुछ शादियां करते ऐसी बच्चियों को जब माँ सिखाती नहीं, तुम्हारी माँ ने ऐसी जिंदगी गुजारी, शायद तुम्हारा खानदान ये है ना, तुम्हारे खानदान में यही होता, बहुत बुरी बात। और खास तौर से खानदान में ताना देना ये जहलत की अलामत है, आपसे फरमाया। ठीक है, तो बहरहाल ये सब है। अब इसके बाद जो है एक और गलती जो करती सास, बेटे के बारे में बदगुमानी। बेटे के बारे में बदगुमानी, शादी हो गई, बहू की बातों में आगे लगता मेरा, रेगुलरली टच करके टेस्ट करना कि मेरे से मोहब्बत करता है नहीं करता, खामोखा बीमार हो गए कभी तुम। आया क्या भाग के, आया क्या भाग के, आया क्या तुम्हारा भाई भाग के, नहीं आया ना, मोहब्बत खत्म हो गई उसकी, ले ली पूरी मोहब्बत मेरी, ले ली उसने 2 दिन में पूरी मोहब्बत। अब वो बोला रहे वो ट्रैफिक में था, अम्मी में आ गया ना, आ गया, हाँ तो मोहब्बत कंटिन्यूस क्या टेस्टिंग चालू रहती है हर बार, बीमार हो गए तो टेस्टिंग, जरा पैसों की जरूरत है, लाता क्या पहले तो लाता था, अब नहीं रहा है ना, इसका तो बहू की बातों में आ गया। कंटिन्यूस मोहब्बत का चेक। बेटे की बीवी से मोहब्बत एक अलग लेवल पर है, आपसे मोहब्बत एक अलग लेवल पर है, दोनों की मोहब्बत का नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, ये मौजना कंपेयर ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की मोहब्बत अलग है, फितरी तकाज़े अलग है, फितरी जरूरतें अलग है, तो दोनों को तो आप वो टेस्टिंग मोड। तो बदगुमानी बेटे के बारे में बातों में आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटे से बदगुमानी के वश में कर ली उसने, जो वो बोल रही वही सुन रहा, अब मेरी बात नहीं सुन रहा, अब मेरी बात नहीं सुन, बहुत नाफरमान हो गया मेरा, ठीक है, ये बात बदगुमानी। इसी तरह कुछ खिला दी उसने, पहले तो ऐसा नहीं था, अब बहने भी कई बाजू बैठ रही थी, ओ भैया पहले वैसे नहीं थे, बस अब तो दवाई मिली थी दोनों होगी, अब तो श्योर होगा। तावीज पलिती कर रही कुछ तो भी, रात में दरवाजा बंद होने के बाद क्या हो रहा, तुम दोनों जाएंगे बेटे अब और चेक करेंगे भाभी क्या करना। हाँ मम्मी अंदर कुछ आ रही थी, दबाने की, करने की, जलाने की। अरे भाई घर में खाने को नहीं मिल रहा, सामने तो चुपके खा रहे, कोई चीज अंदर हो, अब इनका सब चालू हो जाता, पिला दी, खिला दी, लेकर आई, बेटे को बोलते उधर जाना नहीं, घर में दावतों में, तुम्हारी सास के पास की दावतों में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? नहीं बस मैं बोल रही ना, नाफरमानी हो जाएंगे कि तो वो तुमको खिला देती। अच्छा आपका दामाद दिन रात घर में पड़ा हो, बस नहीं आप नहीं खिला रहे, कुछ उसको ही खिला रहे सब। नहीं मेरा बेटा तो मेरा बेटा है ना, वो दूसरा इतना मसला है। तो ये अजीब गरीब बदगुमानी। इसी तरह लट्टू बना दी, नटवर लाल बना दी, ऐसा चक्कर डाली कि आंखें फिर तो उठ जाता, इशारा करी तो चले जाता। मेरे से तो कभी नहीं हुआ ऐसा। भाई आपके इशारे अलग है, आप माँ हैं, इसके इशारे अलग है, बीवी। मैंने कहा दोनों कंपैरिजन नहीं है एक दूसरे से। और ये अच्छी बात है ना, बीवी के इशारों में आ रहा हो, रास्तों पे चलते चलते किसी के इशारे नहीं देख रहा, भला नहीं कर रहा, राइट जगह पे इशारों में आ रहा, तो अजीब व गरीब मामला। फिर घर में कैमरे भी लग जाते, शादी होती हर चीज मॉनिटर हो रही है, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कहाँ जा रहे, क्या उड़ रहे, ये सब फालतू की चीज है। तो बदगुमानी बेटे से करना कि वो बहकावे में आ गया, और उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट काम भी शुरू हो जाते हैं। बहू ऐसा करे तो अपन ऐसा करेंगे, बहू वो बना रही तो अपन ये ला लेंगे दूसरे दिन, बहू ने वो की तो अपन फौरन ये कर देंगे, और कंपैरिजन और झगड़ा शुरू हो जाता है। रखिए तो एक बदगुमानी होती है, याद रखिए कि मेरी मोहब्बत कम कर दी, अब मेरा बेटा मेरी मोहब्बत नहीं करता और मेरे से जबान लड़ाता है, फुला करता है, ये करता है, ये सब बहका दी इसने, अब सिखा दे रही इसको, ये कौन होता है। और ये वजूहात से याद रखिए झगड़े शुरू होते हैं। जो मैं बातें रखा ना, मैं झगड़े नहीं रखा हूं, मैंने वो बातें रखा जहां से झगड़े शुरू होते हैं। ये वजूहात है जो हम लोग गलती करते हैं। आइए अब तीसरा फरीक, बेटा। बेटे को भी चंद नसीहत के कलमात दूंगा। पहली चीज, तुम कुछ भी कर लो आपस में, बेटे का काम है ये नहीं बोलना दोनों को कि अम्मी तुमको क्या करना सद कर लो, तुमको क्या करना कर लो। ये गलती आप कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये छूट दे देंगे तो वो तो एक दंगल चालू करेंगे घर के अंदर। मतलब आप बोले तुम दोनों को क्या देख लो, मेरे को कोई परवाह नहीं। अब जो फरीक के पास जो ताकत है, जबान की ताकत है, माल की ताकत है, वो दूसरे पे हावी हो जाएगा। देखिए अगर आपने माँ के पे कुछ गलत किया तो माँ पे जुल्म हराम, आपने बीवी पे किया तो वो भी हराम, इसलिए कि आपके होने वाले बच्चों की, आपके बच्चों की माँ है। तो बहुत आपको बैलेंस होना है। तो बैलेंस होने में आप ये नहीं बोल सकते जाओ तुम दोनों को क्या करना कर लो, मैं बीच में नहीं। ये गलती बहुत सारे लड़के करते हैं, नौजवान करते हैं, और मेरे को नहीं मान। आपका काम है बैलेंस लेके चलना। आप वो तराजू होता है ना, तो पुराने तराजू होते थे ना, हाथ से मापते, उसमें बीच में काटा रहता, तो वो आप है। वो बैलेंस लाना, इधर झुक रहा तो इधर लाना, इधर पलटा झुक रहा तो इधर लाना। आपका काम है बैलेंस का। अब कैसे बैलेंस कर सकते हैं? माँ को कुछ चीजें पसंद नहीं है कि आप उसके सामने बीवी से कुछ करो। कुछ औरतों को तो यहाँ तक ही मसला होता है कि अगर शौहर आया और बेगम क्या चल रहा है बोले तो इतने हंस की बात कर रहे हो, उससे यही प्रॉब्लम रहता। तो यहाँ क्या करना, बेगम को बोलना बाद में हंस के बात करते, अभी नहीं करते बस। तो अम्मी क्या है, लेकिन मैं माँ को भी गुजारिश करूंगा क्यों ये सब छोटी छोटी चीजों पे यार बैन लगा रहे हैं। शरीयत में जिस चीज की इजाजत क्यों पता नहीं, अल्लाह रहम करे, लेकिन बहरहाल तो बेटी का काम है दोनों को बैलेंस करके लेके चलना, चेक इन बैलेंस करना। ये नहीं बोलना तुमको जो करना है करो, मेरा तुमसे लेना देना नहीं, जाओ क्या करना है। ये गलती मत करो, याद रखिए, इसलिए कि बहुत बुरी बात। दूसरी चीज याद रखिए,
जब भी कोई मसला हो जाए तो सिचुएशन को सही करना मर्द का काम है। हम देख रहे हैं आजकल मर्दों का हाल ये होगा, खासतौर से जो शौहर है, माँ और बीवी में कुछ हुआ, गिरो घर से बाहर, बाद में देख रहे हो बर्तन गिरना बंद हो गए, क्या आवाज एक का मारी गया, तो फिर आईडी से चुपके से आ रहे हो गया मामला, बादल साफ हो गए, बारिश वारिश खत्म हो गई, फिर घुस। ये तरीका सही नहीं है ना। आपका काम था बैलेंस रखना, सिचुएशन को संभालना, वहां रुकना, बात करना, दोनों की वो करना, इसलिए कि दोनों पे अगर गलती होंगी आपकी तो जुल्म हो जाएगा, और जुल्म किसी पर भी आराम है। तो ये एक शौहर का काम है बहुत ज्यादा इसको चेक एंड बैलेंस करे, एक बेटे का काम है चेक एंड बैलेंस करे, मतलब ये दोनों के बीच में क्या करे, एक इंसुलेशन का काम करे। अब दो गर्म चीजें हैं, बीच में एक इंसुलेटर है, दोनों से एक दूसरे को बचाना है। होता है, याद रखिए, वो फितरत में कुछ चीजें ठीक है, बहुत जमाने के साथ चीजें हल हो जाती है, लेकिन आपको वो करना है तो छोड़ना नहीं। याद रखिए, ये एक ही हम नसीहत करूंगा बेटे को, इसलिए कि टाइम नहीं है सारी नसीहतें हम देखें। अभी सास बहू के झगड़े जो है खानदान बर्बाद करते हैं, नस्लें बर्बाद करते हैं, और जिसको कहेंगे तरक्की रुक जाती है खानदान की, एजुकेशनल लेवल डाउन हो जाता है खानदान होता। बच्चे जो है अगर माँ को जुल्म में देखते हैं तो फिर जिसको कहेंगे एक स्लेवरी वाली सिख मेंटालिटी से बड़े होते हैं, अगर माँ को जुल्म करते हुए देखते हैं तो एक जालिम वाली मेंटालिटी से बड़े होते हैं। कई इश्यूज खानदानों में हो जाते हैं। याद रखिए, ये झगड़े हमारे बच्चों को गुलाम बना दे रहे हैं, ये झगड़े तलाक़ें करवा रहे हैं, ये झगड़े जिस्मानी मारपीट तक जा रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें, गलत फहमियां क्या किस तमाशा नहीं करी। याद रखिए, अब आइए एक हकीकत वाला जुमला याद रखिए, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट पे चलता हूँ, और सुन लीजिए। याद रखिए, वो ये है, जिस लड़की पर उसके सास ने जुल्म किया था, अल्लाह रहम करे, जब ये सास बनती तो वही जुल्म करती है उसी लड़की पर, और क्या कहती वालों, हमारे साथ तो इससे बुरा हुआ था, मतलब बर्दाश्त करो। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। एक लड़की है, सास जालिम मिल गई, रो रही है, माँ के पास रो रही है, रास्ते में रो रही है, वकील के पास रो रही है, काजी के पास रो रही है, पड़ोसी के पास रो रही है, जिम्मेदार के पास रो रही है, मसला हल कराओ बोल रही है, सब हो गया। अब ये बन गई सास, सेम जुल्म सेम तरीके से उस आने वाली बहू पर। ये साइकिल कब खत्म होने वाली है? और ये बोलकर होता है हमने तो कुछ भी नहीं किए, जो हमारी सास थी ना, हाँ, ये ऐसे हाथों पे बेलन रखती थी और खड़े जाती थी इस पे, मैं तो खाली रोटियों के शेप पे तुमको टॉन्ट और ताने मारती तुम्हारी माँ के नाम से, लेकिन हमारी सास ने तो हमको बेलन से मार के निकाली, जूतों से मार के निकाली, फला की, ये की। तो गोया वो जुल्म को बता के अपने जुल्म को आप क्या बोलते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मेरा जुल्म भी जायज है, इसलिए कि मेरे पे भी जुल्म हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये याद रखिए। तो जो लोग बहुएं हैं अभी और बोल रहे हैं कि सास के जुल्म में थे, फैसले ने बहुत ऐसी बातें बोल दी, आज बड़े दिल की बातें बोल दी हमारे, उनसे गुजारिश करूंगा जब सास बनेंगे ना, कभी जुल्म नहीं कर। अच्छा, कई लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलते बोलते पूरे जुल्म चालू है, फिर वो बहू भी आ जा रही है। एक टाइम में सास भी हमारे पास कंप्लेन लेके, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि 23 इयर्स का मेरा करियर है इसी फील्ड के अंदर, 23 साल हो गए। ऐसे भी थे जो बहुएं थी, अब सास बन के बहुएं भी आ रही, उनकी अम्मी हमारे वही कर रहे। फिर मेरे को सोचो थी यार, इन्हों भी आके वही कंप्लेन कर रहे थे, इनकी बहू भी आके सेम कंप्लेन कर रही, प्रॉब्लम कहाँ है? कोई भी समझने को समझने को तैयार नहीं, मसला याद रखिए, ठीक है? सब मिलजुल कर रहो, मसाइल आते हैं उसको हल करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? अब चल नसीहत की बातें, सबसे पहली चीज मिलजुल कर रहो, और मिलजुल कर रहने में जो कुछ करना पड़ता है वो करो। दूसरा, एक दूसरे के मामलात में बिला वजह इंटरफेयर मत करो, सास बहू के और बहू सास के इंटरफेयर बिला वजह नहीं। उसका अलग, बेटे का ऐसा बेटा जा रहा है माँ के पास पहले, फिर आ रहा बीवी के पास, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आते, माँ के पास क्यों जाते? ये बात याद रखो, वो माँ के पास जाता है और उसने माँ के पास ही जाना चाहिए, इसलिए कि वो उसकी माँ है, वो उसकी जन्नत। इसमें अपना मुआवजा कभी मत करना, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन तुम्हारी अपने बच्चों से होंगी, यहाँ कंपैरिजन नहीं होगा कि जाते तुम सफर पे तो पहले अपने माँ बाप मिल से आते, तो पहले उनसे मिलते, वो मिलेगा और उसने मिलना भी शायद, क्योंकि उसकी माँ है, यहाँ नहीं। तो ये इसका फील्ड है ना, तो बहू बोले कि ये अम्मी का मुकाम है, बिल्कुल तुमने करना। जब बेटा ना करे तो पकड़ के बोलना, तुमने कैसे मम्मी के पास नहीं गए थे आज, उनसे पहले मिलो, मेरे से नहीं, उनसे फरार करो, मेरे से नहीं। तो दोनों अपने अपने दायरे को समझें और दायरे में जो है काम करे, याद रखें, ठीक है? इसी तरह एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, जैसा देना चाहिए। या ऐसा कहूंगा, बहू ऐसी रिस्पेक्ट दे अपनी सास को जैसे अपनी माँ को एक्सपेक्ट करती है, उसकी बहवें उसकी भाभियां दे, सिंपल। उधर जो आप चाह रहे इधर, और माँ से कहूंगा अपनी बहू को वैसी रिस्पेक्ट दे जैसे आप चाहते हैं आपकी बेटी को रिस्पेक्ट उसकी सास दे, बस इतना ही कहूंगा। मैं नहीं बोल सकता माँ बेटी जैसे रहो, वो बहुत मुश्किल है, वो स्टेटमेंट बोलेंगे, वो जुमला रहेगा खाली, उसका कोई हकीकत नहीं रहेगी कि माँ बेटी जैसे रहो, वो नहीं रहने वाले। क्योंकि बेटी की हर गलती इस माँ को माफ करने के लिए रेडी है, बहू की एक भी गलती माफ करने को रेडी नहीं है। तो मैं कहूंगा दूसरों से जो एक्सपेक्ट करते हो अपने लिए वो एक्सपेक्ट करो, दूसरों को कि हम भी उनके साथ वही सलूक करें, बस इतना ही कहूंगा। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें,
एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करें। क्योंकि हो ये रहा है कि इब्तिदाई दौर में सास बैठी बहू की गलतियां चुनने पर, और बाद के दौर में बहू बैठी है सास की गलतियां चुनने पर, नजरअंदाज करें। इसी तरह अगर लगता है दोनों में से किसी एक को इस्लाह की जरूरत है तो बात करे, इस्लाह करे, इश्यू को सॉल्व करे, टॉन्ट ना मारे, कमेंट्स पास ना करे। अपने कमेंट पास करें। आजकल तो सोशल मीडिया के दौर है, सोशल मीडिया में भी चल रहा, ग्रुप में सास और बहू दोनों ऐड, सास एक कमेंट डालते थे, घर में झगड़ा होगा ना तो उन्हें कुछ तो फोटो डालेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस, तो इन्हों भी लाते ढूंढ के फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ग्रुप में भी चल रहा हो। अच्छा, शाम में जब शौहर आता, देखिए तुम्हारी माँ ने क्या क्या डाली, अरे भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल तो है, उसमें क्या मसला है? समझ रहे बात को? वो वहां तक चल रहे झगड़े, मतलब हर जगह वो चल रहे। तो बहर यार गलतियां हैं, इसलिए बातचीत करो एक दूसरे के साथ, टॉन्ट मारो मत, ये सब गलत करेगा। इसी तरह जब बहू अच्छे काम करे तो सास से गुजारिश करूँ कभी तारीफ भी कर देना। जैसा आप पकड़ लेते चीजों को, जैसा बहू ने चावल बनाई और चावल के अंदर पता नहीं एक आधे किलो चावल में कितने हजार चावल रहते, उतने हजार चावल में से एक कच्चा चावल आप पकड़ लेते बराबर, ये वाला गला नहीं कनी बाकी है, और बोलती यार इसको ये कैसे मिलता बुढ़ी को ये चावल, जो बाकी वाले 999 नहीं मिले, ये 1000 में से एक पकड़ के ला लेती है चावल। वैसा करे ना तो अभी क्या करना, बहू कभी अच्छा काम करे तो माशाल्लाह बहुत खून बेटा, करो इसी तारीफ। देखो फिर वो बहू कैसी काम करती है आपका, बस करो उसकी तारीफ। जब बुराई के पकड़ते हो ना, अच्छाई को भी गिनो, क्योंकि उसमें 10 बुराइयां होंगी ना, 100 अच्छाइयों के साथ आती हो, ठीक है? तो वो है। इसी तरह जो है बहू से एक बात कहूंगा, तुम घर की गुलाम बन जाओ। मेरे जुमले को सुनो खास, तुम घर की गुलाम बन जाओ, पूरा घर तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। हमने देखा ही जो बहुएं घर में आती है और ऐसा काम करती है जिसी को इंतहा नहीं, पूरा घर उस पर डिपेंड हो जाता है। ऐसा रहता है कि बहू के बगैर तो ये नहीं हो सकता, भाभी के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, बेटी के बगैर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने खिदमत करके सबको अपना गुलाम बना लेते। ये एक उसूल है कि तुम दूसरों के गुलाम बन जाओ, वो तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। अब गुलाम बोले तो सासे से फैसले ने, तुम गुलाम बोले बिल्कुल एकदम बुरे हाल में पहुंचा दे रही बेचारी, जाले साफ करी, वो सेंस में नहीं। मतलब ये कि उनका खिदमत करके दिल जीत लो, वो तुम्हारी हर चीज सुनेंगे, तुम्हारे बगैर घर में कुछ नहीं होगा, पत्ता भी नहीं हिलता फिर, ठीक है? तो ये अहम चीज है। तो एक अहम बात बता रहा था मैं, एक उसूल याद रखिए, माँ बेटी जैसे रहने की कोशिश करो, या कम से कम सोच रखो कि ऐसा रहने की हम कोशिश करेंगे। याद रखिए, अगर साथ रहना मुमकिन न हो इन दोनों का तो तलाक उसका हल नहीं है, याद रखिए। अगर साथ रहना दोनों का मुमकिन ना हो तो तलाक उसका हल नहीं है, घर को अलग कर लो, ये उसका हल है। लेकिन घर को अलग करने का ये माना नहीं कि अब बेटा उसका हो गया, माना ये कि रहेंगे अलग, बेटा आके अपनी माँ की खिदमत वगैरह जो करना है बाप की वो करता रहेगा, लेकिन बहू अब साथ नहीं रहेंगे। हमारे पास होता है क्या, साथ रहेंगे या तलाक होंगे, शरीयत में ये नहीं, साथ रहेंगे न जमरी तो फिर अलग रहेंगे, तलाक उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि तलाक मियां बीवी के बीच का मसला है, सास बहू के लिए तलाक नहीं दी जाती शरीयत के अंदर। या सास बहू तलाक दिला रहे, मेरा काम नहीं करी तलाक दे दो, मेरे कपड़े नहीं तलाक दे दो, मेरे जो फला सफाई नहीं की तलाक, नहीं हो सकता, वो मियां बीवी का इशू, ठीक है? और फिर जुल्म और ज्यादतियां हो रही है। बहरहाल ये चंद कलिमात थे जो मैंने मुनासिब समझी, सास बहू के झगड़े। हो सकता है इसमें से कुछ नसीहत की बातें हों, हो सकता है इससे कुछ फायदा हमें हासिल हो और हम कुछ सोच विचार करके जिंदगी में अच्छा रहने की बहरहाल कोशिश करें। तो ये चंद बातें जो मैंने मुनासिब समझी आपके सामने रखूं। कुछ बातें इसमें बाकी रह गई होंगी तो आप सवाल जवाब के सेशन में बहरहाल पूछ सकते हैं। इसी में अपनी बात को हम खत्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम के घरों में अल्लाह ताला खुशियां जो है लाए, हम तमाम को सही समझ दे कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें। जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा हमारे ईमान पर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।